गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे तुर्किश इन्वेजन्स इन नॉर्थ इंडिया। यानी जब पल्लवास और पांड्यास का जो रूल था उसके बाद हमने इससे पहले जो स्मॉल किंगडम्स हैं नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के हमने दोनों कर लिए हैं। अब नॉर्थ इंडिया के अंदर जो तुर्किश इन्वेजन्स हुए मीन्स जो तुर्की लोग हैं उन्होंने जो आक्रमण किए उनके बारे में ये लेसन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनी स्मॉल किंगडम्स एमर्ज पावरफुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे किंगडम्स छोटे छोटे, आपने पीछे भी पढ़ा, प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था, पालास था, फिर उसके बाद पंड्यास, चेराज। तो ये स्मॉल किंगडम्स जो हैं ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर हुए, बट देयर रूल वॉज लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन्स। लेकिन जो उनका रूल था, जो शासन था, वो एक लिमिटेड रीजन, एक स्पेसिफिक रीजन तक ही सीमित था। दो दे कंस्टेंटली एस्पायर टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज। हालांकि वो अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहते थे। एक्सपेंड मीन्स बढ़ाना चाहते थे। वो अपनी बाउंड्रीज को लगातार इच्छा रखते थे कि वो बढ़ाएं। द फ्रीक्वेंट वार्स अमंग द राजपूत रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो ये जो अब बाउंड्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है? युद्ध करके, जो दूसरे राज्य पर जिसका कब्जा है उससे युद्ध करके अपनी जो बाउंड्री है वो उसको बढ़ाया जा सकता है। मीन्स अपने साम्राज्य को और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा बड़ा किया जा सकता है। तो वो फ्रीक्वेंट मीन्स लगातार जो वॉर होते रहे राजपूत के बीच में, इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो गई नॉर्थ इंडिया के अंदर। दिस अट्रैक्टेड इन्वेजन्स बाय द तुर्क्स। और इसने क्या किया, जो तुर्क लोग थे उनके मतलब उनको इनवाइट किया कि आओ, हाँ, हम पर आकर आक्रमण करो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी 2-3 लेसन में ये बात बताई है कि जब भी कोई लड़ाई करता है तो फ़ायदा कोई तीसरा उठाता है। तो वो जो आपस में ही हमारी कंट्री के अंदर जो राजपूत लड़ रहे थे अपने 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 राज्य को बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या हो गया, अब देखो, जब भी वॉर होगा तो बहुत मतलब वीक हो जाते हैं, क्योंकि आर्मी भी, सैनिक भी मरते हैं, पैसा भी लगता है, तो वो थोड़े वीक हो जाते हैं। तो इसलिए जो राजपूत है वो जो बार बार लड़ रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि जो तुर्क लोग हैं, तुर्क के जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हुए इन्वेजन्स मीन्स आक्रमण करने के लिए। Abbasid caliphs of Baghdad recruited the Turks as guards and professional soldiers। जो ये अब्बासिद कालिफ था, इसने क्या किया कि जो बगदाद के जो लोग हैं उनको ये सॉरी जो बगदाद का है ये अब्बासिद कालिफ्स, इसने जो तुर्क के लोग हैं उनको रिक्रूटेड किया, मीन्स उनको नौकरी पर रखा एज गार्ड्स, किसी को गार्ड बना लिया, एंड प्रोफेशनल सोल्जर, किसी को सोल्जर बना लिया। बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी, और जब 9th सेंचुरी का अंत आया, द पावर ऑफ कालिफ वीकेंड। तो जो कालिफ था जिसने इन तुर्क लोगों को नौकरी पे रखा था, किसी को गार्ड बनाया था, किसी को सोल्जर बनाया था, तो उसकी जो पावर है वो वीक हो गई। तुर्क स्लोवली टुक ओवर द पावर। तो धीरे धीरे जो तुर्क लोग हैं, यानी कि जो जो उसके सोल्जर बने थे, उन्होंने अब उसकी जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा उठाया, पावर, शक्ति के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया, एंड बिकम गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। और अब वो सोल्जर से गवर्नर बन गए, प्रोविंसेस जो भी उसके प्रांत थे उसके वो गवर्नर बन बैठे। सम ऑफ देम असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कालिफ्स। असर्टेड का मतलब उन्होंने श्योर कर दी अपनी कि भी हम तो आपसे इंडिपेंडेंट हैं, मीन्स हम आपका नहीं मानते हैं दबाव। तो कालिफ से अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया इंडिपेंडेंट। ठीक है, वन गवर्नर, और एक गवर्नर हु कंक्योर्ड गजनी, जिसने गजनी को जीता था इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में, स्टार्टेड अ न्यू लाइनेज ऑफ रूलर नोन एज गजनवीज। अब उसने क्या किया कि गजनी को जीता था एक इसने सोल्जर गवर्नर ने, तो उसने क्या किया कि एक अलग से गजनवीज नाम का जो है एम्पायर बनाना शुरू कर दिया उसने। मोहम्मद गजनी वॉज बोर्न इन 971 सीई। जो मोहम्मद गजनी था वो 971 सीई में पैदा हुआ। ही असेंडेड द थ्रोन इन 998 सीई, और 998 सीई के अंदर वो सिंहासन पर बैठा। असेंडेड द थ्रोन मीन्स सिंहासन पर बैठा। ही डिसाइडेड टू इन्वेड, इन्वेड मीन आक्रमण करना। उसने डिसाइड किया कि वो आक्रमण करेगा
नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, वेयर द गुज्जर प्रतिहार एम्पायर हैड बिकम वीक, जहाँ पर गुज्जर प्रतिहार जो चल रहे थे, जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा है, वहाँ पर वो वीक हो गए थे। तो वो वीक क्यों हुए थे? ड्यू टू फ्रीक्वेंट बैटल्स विद पल्लवाज एंड राष्ट्रकूट, क्योंकि उनकी पल्लवों के साथ और राष्ट्रकूट के साथ लगातार लड़ाइयाँ हो चुकी थी। तो इससे जो ये गुज्जर प्रतिहार थे ये हो गए थे वीक, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता था मोहम्मद गजनी। महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया। महमूद गजनी जो है वो इंडिया में उसने आक्रमण किया 17 टाइम्स इन 27 ईयर्स, 1000 टू 127 CE तक, यानी लगातार 27 सालों तक, 27 सालों में उसने 17 बार जो है वो भारत पर आक्रमण किया। A small hilly he wanted to make गजनी a small hilly and poor region। वो जो गजनी था, जो गजनी जगह थी, वो जो स्मॉल हिली, जो एक छोटा सा पहाड़ी एरिया था और जो बहुत ही गरीब था, वहाँ से आया था वो, उसको वो एक पावरफुल एम्पायर बनाना चाहता था। ही गेंड द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड खुरासन। उसने अफ़गानिस्तान और खुरासन को जो है, जो रीजन है, वो अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। अब वो जो भारत में जो बहुत ज़्यादा पैसा था उसके लिए वो अट्रैक्टेड हो गया, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा मंदिरों में सोना, मूर्तियाँ, मतलब बहुत ही वेल डेवलप्ड कंट्री थी उस टाइम पे भारत। तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। सो ही स्टार्टेड प्लंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया, लाइक नगरकोट, थानेसर, मथुरा, कन्नौज। इन जगह पे उसने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो उसने इन जगह पर अपना पहले आक्रमण किया, इनके टेम्पल्स को लूटा। हिज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक, उसका जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो अटैक है, वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट सोमनाथ टेम्पल इन 125 CE। जो 125 CE में सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, उसके ऊपर उसने जो आक्रमण किया, वहाँ पर उसने सबसे ज़्यादा विध्वंस किया था। अपने जो उसने 17 बार जो अटैक किया, उसमें सबसे ज़्यादा विनाशकारी अटैक ये सोमनाथ टेम्पल वाला माना जाता है, और याद भी किया जाता है इसको हिस्ट्री के अंदर। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। ये टेम्पल जो है गुजरात के समुद्र के किनारे बना हुआ है। राजपूत वॉरियर्स पुट अप अ स्टिफ रेसिस्टेंस बट लॉस्ट द बैटल। अब जो राजपूत वॉरियर्स थे उन्होंने स्टिफ रेसिस्टेंस मीन्स बहुत कठोर विरोध किया। जो ये महमूद गजनी था, इसका उन्होंने बहुत विरोध किया, प्रतिरोध किया, उसका सामना किया, लेकिन वो लड़ाई हार गए। महमूद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ। महमूद ने सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ दिया एंड लूटेड प्रॉपरली वर्थ 20 मिलियन रुपीज़, और 20 मिलियन रुपीज़ के लगभग उसने प्रॉपर्टी को लूट लिया। Some historians are of opinion that the main objective of Mahmud Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among the Muslim। कुछ हिस्टोरियन का ये मानना है कि जो महमूद गजनी जो ये आक्रमण कर रहा था बार बार इंडिया के ऊपर, उसका जो मेन पर्पस था वो क्या था? उसका मेन पर्पस था टू प्रोपोगेट इस्लाम, कि इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का था वो, मुस्लिम धर्म का प्रसार करना, एंड गेन पॉपुलैरिटी अमंग मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी को बनाना, मीन्स उनके बीच में पॉपुलर होना, ये चाहता था वो। महमूद इन्वेजन्स एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स। जो महमूद के जो आक्रमण थे उन्होंने ये दिखा दिया था कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो कितने वीक हैं, उनकी वीकनेस को दिखा दिया था। एंड पेव्ड द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और उसने मुसलमानों का जो शासन है इंडिया में उसकी नींव रख दी थी। मीन्स उसने उनको रास्ता दिखा दिया था कि इंडिया के अंदर भी हम शासन कर सकते हैं। ट्रेड इंटरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्टेड मैनी मुस्लिम्स टू सेटल इन इंडिया। और इंडिया के अंदर बहुत सारे मुस्लिम जो आकर रहे, वो क्या वजह थी? ट्रेड इंटरेस्ट, मीन उनको व्यापार में इंटरेस्ट था, क्योंकि भारत के अंदर हर चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थी। एक विकसित देश था ये, बहुत ज़्यादा पैसा था, और ये सब लूट लिया इन्होंने। This period also saw the development of close cultural interaction between India and Islamic
सेंट्रल एशिया। ये जो पीरियड है इसको हम एक ऐसे पीरियड के रूप में देखते हैं जिसके अंदर इंडिया और इस्लामिक जो सेंट्रल एशिया है उनके बीच के अंदर कल्चरल इंटरेक्शन हुआ। मीन्स जो सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है, मीन्स वहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो यहाँ आए, हमारे रीति रिवाज उन्होंने सीखे। मीन्स एक ये डेवलपमेंट हुई इस पीरियड के अंदर। बट महमूद डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल एंड आर्टिस्टिक टेम्पल, लेकिन जो महमूद ने जो विनाश किया, इतने ज़्यादा वैल्यूएबल और आर्टिस्टिक जो टेम्पल्स थे उन पर जो उसने विनाश किया, एंड आइडल्स और जो मूर्तियाँ थी सोने की बनी हुई, वॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ इंडियन हेरिटेज। ये जो है ये सबसे महान जो भारतीय विरासत है उसका सबसे महान, सबसे मतलब बड़ा लॉस था ये। क्योंकि जो हालांकि हम मानते हैं कि ये जो पीरियड है इस टाइम में मुस्लिम और जो इंडियंस हैं उनके बीच में काफ़ी आदान प्रदान हुआ, लेकिन इस टाइम को उससे ज़्यादा हम विनाशकारी मानते हैं सिर्फ और सिर्फ महमूद के जो डिस्ट्रक्शन, महमूद ने जो विनाश हमारे देश के अंदर किया वो भी इस पीरियड में याद किया जाता है। Do you know, Mahmud Ghazni is remembered as a plunder of towns and temples in India. महमूद को याद किया जाता है इंडिया के जो टाउन्स और टेम्पल्स हैं उनके प्लंडरर मीन्स आक्रमणकारी, विध्वंसकारी के रूप में महमूद गजनी को याद किया जाता है। बट इन हिज ओन कंट्री, लेकिन उसकी अपनी कंट्री के अंदर ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ ब्यूटिफुल मॉस्क्स, पैलेसेस एंड लाइब्रेरीज। लेकिन उसकी अपनी कंट्री के अंदर उसको एक बहुत महान निर्माता बताया जाता है, जिसने सुंदर सुंदर मस्जिद बनाई, महल बनाए, लाइब्रेरीज बनाई। मीन्स हमारे देश में तो उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन अपने देश में उसने, हमारे देश में तो उसको विनाशकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसके अपनी कंट्री के अंदर उसको एक निर्माता के रूप में जाना जाता है कि वहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई। फिरदौसी, अ फेमस पोएट, ये फेमस पोएट है, इसने शाहनामा लिखा था which he praised the steps that मोहम्मद गजनी took to propagate Islam। इसने जो शाहनामा बुक लिखी है उसने महमूद गजनी की बहुत प्रेज़ की है, बहुत प्रशंसा की है कि उसने जो स्टेप्स उठाए हैं इस्लाम को का प्रचार करने में, एंड टू बिल्ड अप गजनी एज अ ग्रेट एम्पायर, और गजनी को एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाने के लिए जो उसने स्टेप्स उठाए हैं वो बहुत ही बढ़िया थे। उसने जो फिरदौसी है पोएट, उसने लिखा अपनी बुक में, शाहनामा में, ठीक है। और एक और भी इंटरेस्टेड अल बरूनी, ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड अल बरूनी। अल बरूनी का आपको पता ही है, पीछे भी जिक्र हुआ था, इसने बुक लिखी थी किताबुल हिंद, तो इसमें भी इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अकाउंट के बारे में लिखा है, तो वो उसमें भी इंटरेस्टेड था। मोहम्मद गोरी वॉज द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम ऑफ गौड़ इन अफगानिस्तान। अब जो मोहम्मद गोरी था वो अफगानिस्तान में गौड़ जो मतलब साम्राज्य है उसका छोटा सा राजा था वो। ही कंक्योर्ड गजनी, उसने गजनी पर विजय प्राप्त कर ली। ही प्लेस्ड इट अंडर द चार्ज ऑफ हिज ब्रदर एंड डिसाइडेड टू टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। ही प्लेस्ड इट अंडर द चार्ज ऑफ हिज ब्रदर, उसने फिर अपने भाई के अंडर में ये चार्ज दे दिया, और उसने डिसाइड किया कि वो अपना ध्यान मतलब इंडिया को जीतने में लगाएगा, लेकिन वो वहाँ पर अपना एम्पायर स्थापित करेगा। अनलाइक मोहम्मद गजनी हुज मेन एम टू इन्वेड इंडिया वाज टू लूट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। महमूद गजनी ने क्या किया था, महमूद गजनी का जो मेन मोटिव था वो था इंडिया को तबाह करना, लेकिन जो मोहम्मद गोरी था वो भी इंडिया पर अधिकार जमाना चाहता था, लेकिन वो उसका जो उसके जो मतलब तरीका था वो महमूद गजनवी से अलग था, क्योंकि वो यहाँ पर अपना एम्पायर स्थापित करना चाहता था, यहाँ की चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहता था। महमूद गजनी ने तो सब कुछ ख़त्म किया, लूट लाट के ले गया, लेकिन महमूद जो मोहम्मद गोरी था वो ये चाहता था कि मैं यहाँ शासन करूँ, यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसने यहाँ पर किसी चीज़ को ख़राब नहीं किया, उसने यहाँ पर आक्रमण किया तो उसने सिर्फ इसलिए कि मुझे यहाँ पर मेरे धर्म की स्थापना करनी है, मुझे इंडिया पर राज करना है, उसने ख़त्म नहीं किया कुछ भी। द क्रेडिट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज टू मोहम्मद गोरी। अब जो मेन बात यह है कि जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, हालांकि ये रास्ता महमूद गजनी ने दिखाया था,
इस तरीके से लूट लाट के जो वो लेके गया, लेकिन उसने यहाँ पर शासन नहीं किया, उसने लगातार आक्रमण किया, लूटा और ले गया। लेकिन जो रास्ता उसने दिखाया था, लेकिन मोहम्मद गोरी वो पहला मुस्लिम एम्पायर था जिसने इंडिया पर राज किया। ही ऑक्यूपाइड पेशावर, लाहौर एंड सिंध। उसने पेशावर, लाहौर और सिंध पर कब्जा किया। ही वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बाय पृथ्वीराज चौहान। ये ध्यान देने वाली बात है कि पृथ्वीराज चौहान जो है, इसमें आपने पढ़ा है पीछे प्रतिहार्स में पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी लड़ाई हुई थी तराइन के साथ, इसको तरावड़ी की लड़ाई भी बोला जाता है। तराइन में ये फर्स्ट बैटल हुई थी, ये हुई थी 1191 से 1192 के बीच में। तो यहाँ पर ये मोहम्मद गोरी जो है ये हार गया था, फर्स्ट बैटल में ये हार गया था, बट वॉज विक्टोरियस इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। लेकिन तराइन में दोबारा फिर से लड़ाई हुई और अब की बार वो जीत गया और उसने दिल्ली और अजमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। His dream of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering कन्नौज। अब उसने दिल्ली और अजमेर पर तो अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन जो वो चाहता था कि इस्लामिक एम्पायर को पूरे भारत में फैलाऊं, तो वो जो उसका सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने कन्नौज पे विजय प्राप्त नहीं की थी। दिल्ली और अजमेर पे तो उसने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन कन्नौज पे उसने अभी विजय प्राप्त नहीं की थी। A fierce battle took place between the Muslims and the Rajputs। तो अब क्या हुआ मुस्लिम और राजपूत के बीच में, क्योंकि कन्नौज के ऊपर उस टाइम राजपूतों का अधिकार था, तो राजपूतों के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में, मीन्स मुस्लिम्स के बीच में बहुत ही भयानक लड़ाई हुई। द पावर ऑफ राजपूत वॉज क्रस्ड, और जो राजपूत थे उनकी जो पावर है उनको दबा दिया गया, मीन्स उनको हरा दिया गया। किंग जयचंद वॉज डिफीटेड। किंग जयचंद उस टाइम वहाँ पर अधिकार कर रहा था, तो वो हार गया। एंड मोहम्मद गोरी ऑक्यूपाइड कन्नौज, और मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पे और बनारस पे दोनों पर अपना अधिकार जमा लिया। मोहम्मद गोरी डिड नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन। मोहम्मद गोरी का अपना कोई बच्चा नहीं था। ही पुट हिज टेरिटरीज अंडर द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। अब उसका खुद का कोई बच्चा नहीं था, तो उसने अपना सारा चार्ज जो है अपना एक स्लेव तो वैसे तो दास ही होता है, उसका कोई अपना निजी था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जनरल भी था, तो उसको उसने ये सारा का सारा चार्ज दे दिया। द डिसयूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स एंड द कास्ट सिस्टम। जो इंडियन रूलर्स के बीच में और जो कास्ट सिस्टम के बीच में जो डिसयूनिटी थी, वर द मेन कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ गौरी एंड द डिफीट ऑफ इंडियन रूलर्स। ये मेन कारण था कि गौरी जीता और इंडियन रूलर्स हारे, ये मेन कारण था। अगर ये कास्ट सिस्टम बीच में ना होता तो डिसयूनिटी नहीं होती, और लोग जो किंग्स से नफरत करते थे वो सिर्फ इस सिस्टम की वजह से करते थे। तो इसी वजह से ये लोग हमारे देश पर आक्रमण कर पाए। द कॉमन पीपल वर डिससेटिस्फाइड एज दे हैड टू कॉन्टैक्ट विद द रूलर्स, नो कॉन्टैक्ट विद द रूलर्स। क्योंकि जो कॉमन लोग थे, जो आम जनता थी, वो राजाओं से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनके साथ उनके कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं थे। सम राजपूत रूलर्स हेल्प द तुर्क्स अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। कुछ राजपूत रूलर्स ने तुर्क की हेल्प की, अपनी ही कंट्री के खिलाफ वो गए और उन्होंने उनकी हेल्प की, इसीलिए वो जीते। मोर ओवर द फेडरल सिस्टम वेयर द लैंड ऑनर्स वर वेरी पावरफुल वीकेंड द पावर ऑफ द किंग्स। और फिर इससे ज़्यादा जो फ्यूडल सिस्टम था, इसके बारे में आपने नॉर्थ इंडिया वाले लेसन में पढ़ा था कि जो फ्यूडल सिस्टम है वो क्या है, ये जो राजा लोग देते थे ज़मीन वगैरह। तो इससे क्या है कि जो फ्यूडल सिस्टम था, जब लैंड ओनर बहुत पावरफुल होते थे, ठीक है, वो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने किंग्स की पावर को बहुत कमज़ोर बना दिया था। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरीके से फ्यूडल सिस्टम ने किंग्स को कमज़ोर बना दिया था। गौरीज आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड। गौरी की जो आर्मी थी, मोहम्मद गौरी की जो आर्मी थी, वो बहुत ही अच्छी इक्विपमेंट्स थे उसके पास। एंड हिज कैंपेन्स वर प्रॉपरली प्लान्ड, और जो उसके अभियान थे वो पूरे तरीके से प्लान्ड थे। द मुस्लिम आर्मीज मूव्ड swiftly on the horses as compared to the armies of Indian rulers that used old methods of war, equipment and elephants। अब जो मुस्लिम्स की जो आर्मी थी वो तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि वो घोड़ों पे थे। और अगर उनका कंपैरिजन करें हम इंडियन रूलर्स के साथ, तो इंडियन रूलर्स जो हैं वो वॉर के अंदर
पुराने मेथड यूज़ करते थे और एलिफेंट्स को यूज़ करते थे। अब जो एलिफेंट्स हैं वो इतनी तेज़ी से दौड़ नहीं सकते जितनी तेज़ी से घोड़ा दौड़ सकता है, तो इसीलिए वो बहुत तेज़ी से आक्रमण कर रहे थे। द एलिफेंट्स वर नॉट ऑफ मच हेल्प ड्यूरिंग द वार एज मैनी टाइम्स दे टर्न देयर रैथ ऑन देयर ऑन फोर्सेस। तो एलिफेंट्स जो थे वो बहुत कुछ कर नहीं पाए और इससे जो है उनकी अपनी ही शक्तियाँ खराब हो गई। तो हियर द चैप्टर एंड्स, दीज आर द कीवर्ड्स। और if you have any problem then you can comment me. Thank you. Bye bye.